my dear students. Today we are going to discuss chapter 2 of psychology. Okay, and the topic name is self and personality. So students, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सेल्फ एंड पर्सनैलिटी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो व्हाट इज़ सेल्फ? सेल्फ होता क्या है? खुद के बारे में मैम। और पर्सनैलिटी क्या होती है? हम कैसे बोलते हैं पर्सनैलिटी, मतलब क्या वर्ड? जब भी हम किसी के बारे में कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी बताओ, आप कोई लड़का देखो बोले मैम बहुत हैंडसम है, टॉल है, गुड लुकिंग है, लेकिन पर्सनैलिटी यहाँ तक ही नहीं सिर्फ ऊपरी देखो, you have to also include the traits that the person possesses. For example, is he a good natured person? Is he a polite nature person? Does he have anger issues? ये सारी चीज़ें भी पर्सनैलिटी को काउंट करती है। सिर्फ हम गुड लुकिंग ऊपर देखना पर्सनैलिटी नहीं होती है। हाउ ही टॉक्स, वॉक्स, कैरीज हिमसेल्फ, हाउ ही ड्रेसेस अप, ऑल दिस इंक्लूड्स personality. So self and personality refers to the characteristic ways in which we define our existence. They are also referred to the ways in which our experience are organized and shows up in our behavior. यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नॉट ओनली जो ट्रेड्स हम पोजेस करते हैं, जो हम अपने माँ बाप से मिलता है उसको हम ट्रेड्स बोलते हैं, ऐसा नो, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ट्रेड अप्रोच वगैरह। बट यहाँ पे समझो कि सिर्फ माँ बाप से जो हमें मिलता है ट्रेड्स, उसी से हम अच्छे या बुरे पर्सनैलिटी वाले नहीं बनते हैं, या जो भी हमारी पर्सनैलिटी होती है हमारे एक्सपीरियंस की वजह से भी होती है। यानी कि जो एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, कैसे हम पले बढ़े, कैसे हमारे दोस्त हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि आसपास का एक्सपीरियंस भी हमारे बिहेवियर में शो करता है। ठीक है, तो पीपल होल्ड आइडियाज़ अबाउट देम सेल्फ। दीज आइडियाज़ रिप्रेजेंट सेल्फ ऑफ अ पर्सन। रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिप्रेजेंट्स पर्सनैलिटी। अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग डेफिनेशन है। पहला तो सेल्फ है, हम अगर मैं कहूँ तुम अपने सेल्फ के बारे में कुछ बताओ, तो जो भी आइडियाज़ तुम अपने बारे में रखोगी वही तो तुम अपने बारे में बताओगी, ये सुनो, उसी को हम सेल्फ ऑफ अ पर्सन कहेंगे। और व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? जो भी पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक इंसान जैसे कोई भी सिचुएशन में हमेशा पोलाइट हो तो हम कहेंगे हाँ वो पोलाइट नेचर इंसान है, या हमेशा गुस्सा दिखाए, मतलब एक होता है 10 साल में एक बार किसी ने गुस्सा दिखाया तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो गुस्से वाला इंसान है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आया होगा, क्योंकि ऐसे कुछ हुआ होगा कि उसको गुस्सा आया। बट उस इंसान की पर्सनैलिटी को हम एक ही इंस्टेंस से नहीं जज कर सकते, लेकिन जो स्टेबल पैटर्न, या अगर हमेशा वो गुस्सा दिखाए तब हम कह सकते हैं कि वो एक गुस्से वाला पर्सन है, या हमेशा वो पोलाइट हो तब हम कह सकते हैं वो एक पोलाइट पर्सन है। तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन पर्सनैलिटी, सेल्फ, ये सब क्या टर्म्स होते हैं एग्जैक्टली। नाउ मूविंग फर्दर, लेट अस concentrate on concept of self. What is self again? Again we are going to discuss this self wala topic in detail. Who are we or who are you? This question answers the concept of self. कभी पूछो, आईने के सामने खड़ा रहो और पूछो who are we? कौन है हम? मैं कौन हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? ओके, देखो इलू ने बता दिया कि मैं मम्मा हूँ, तो आपके नज़रिए में मैं कौन हूँ? मैं हूँ। तो ये एक्चुअली सेल्फ नहीं होता, सेल्फ होता है हम कैसे हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इज़ मॉडिफाइबल इन लाइट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस वी हैव ऑफ अदर पीपल। ओके, टू द वीडियो विच आई एम सेंडिंग टू वन ऑफ माई स्टूडेंट डिफाइंड मी herself as I am an introvert. Okay, why did you judge yourself as an introvert? Because maybe you have certain behavior like not going out, you don't like mingling with people around you, so you think that you are an introvert, but that's not enough always. जो experiences तुम्हें मिले शायद तुम्हें introvert बना रहे, क्या पता कुछ अलग experience मिल जाओ तुम एकदम से extrovert बन जाओ, क्या पता जो लोग तुम्हें मिले वो अच्छे हैं ही नहीं कि जिनसे हम मिंगल करें, क्या पता तुम दूसरे एरिया या दूसरी जगह ऐसे जाओ जहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं और वाकई तुम्हें अच्छा लगे मिंगल करना। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपन द एनवायरनमेंट एंड आवर एक्सपीरियंसेस। ओके, वी हैव विद अदर पीपल। ओके, तो पर्सनैलिटी या पर्सनल आइडेंटिटी क्या होता है? एट्रीब्यूट यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन दैट मेक वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर।
ज़रूरी नहीं जैसी मैं हूँ एग्जैक्टली वैसे कोई और भी हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस हम में और दूसरे में होगा ही होगा, है ना। नहीं होगा तो पता करो, अपने सोशल आइडेंटिटी, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को पता करो। सोशल आइडेंटिटी क्या होता है? सोशल आइडेंटिटी यानी कि सोशल या कल्चरल ग्रुप से रिलेटेड है, मतलब एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन दैट लिंक वन टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप और आर डिराइव फ्रॉम इट, या हम उससे डिराइव हुए हों। तो in general, self refers to the totality of individuals' conscious experiences, ideas, thoughts and feelings with regard to her or themselves. ठीक है, इतना डिटेल डेफिनेशन देना पड़ेगा। सिर्फ ये मत सोचो कि हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम अपने बारे में कॉन्शियसली क्या सोचते हैं, अनकॉन्शियसली क्या सोचते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से क्या सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें अपने सेल्फ के बारे में आइडिया देती है। So the experiences and ideas define the existence of an individual both at the personal and social level. And क्यों हम अपने आप को समझें? हम इसलिए समझें तभी तो हम अपने लाइफ के डिसीजंस ले पाएंगे कि हम किस टाइप के इंसान हैं, उस टाइप के डिसीजंस लेंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर चुनने में हो या करियर चुनने में हो। तो हम पहले अपने आप को समझें, देन कैन वी एडजस्ट इन द सोसाइटी और कैन वी मेक डिसीजंस। सेल्फ एज सब्जेक्ट, हु डज समथिंग as a subject, the self actively engaged in the process of knowing itself. As a psychology student definitely हम किसी पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ऐसा नो। तो जब हम अपने आप पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं लेकिन एनालाइज कर रहे हैं कि हुआ भी, तो हम सब्जेक्ट हुए ना, और हम कुछ ना कुछ प्रोसेस में एंगेज होते ही रहते हैं ना ऑफ नोइंग इट सेल्फ। हम ज़रूरी नहीं बचपन में जो हम अपने बारे में सोचते हैं बड़े होके वही सोचें, हमारे थॉट्स भी तो बदलते हैं, एक्सपीरियंसेस भी तो बदलते हैं। पहले हम सोचते थे यार हमसे कुछ होता ही नहीं है, लेकिन एक टाइम आता है जैसे मैथ मुझसे मैथ करना होता है, लेकिन तुम्हें प्रॉपर सर मिल गए या प्रॉपर टीचर्स मिल गए जो तुम्हें मैथ अच्छे से सिखा रहे हैं, अब तुम्हारा व्यू पॉइंट अपने लिए चेंज हो गया क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस चेंज हो गए, तुम्हें अच्छा टीचर मिल गया और तुम अपने आप को मैथ में एक्सपर्ट बना लिया, अब तो तुम मैथ एक्सपर्ट निकल गई। तो ये होता है कि हम अपने आप को समझना हमारा डेली का प्रोसेस है एक्चुअली। ओके, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो समझ आ गए। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट मतलब क्या? हमें भी चोट लगती है, हमें भी यू नो एज एन ऑब्जेक्ट द सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन। चोट लगती नहीं, यू कैन मोर एक्सप्लेन, ये वे पॉइंट अलग कर दो। ये समझो कि हम ऑब्जेक्ट क्यों, हम ऑब्जेक्ट इसलिए हैं क्योंकि हमें भी लोग ऑब्जर्व करते हैं और हम अपने आप को तो करते हैं तो हम सब्जेक्ट हुए, लोग हमें भी करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे जजमेंट की ना एक पात्र बन जाते हैं। अंडरस्टूड? काइंड्स ऑफ सेल्फ पर्सनल सेल्फ भी होता है, सोशल सेल्फ भी होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें तो वो वाला एक न्यूबॉर्न बेबी, उसका बेसिकली क्या होगा? रिफ्लेक्स, डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस, ये वाला मेन उसका सेल्फ होगा, राइट। लेकिन बायोलॉजिकल सेल्फ क्या होगा? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट मॉडिफाई इट सेल्फ, कि कैसे वो एनवायरनमेंट या सोसाइटी या कल्चर के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करें। तो जो भी सेल्फ होता है दे गेट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ आर इंटरेक्शंस विद अ फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो न्यूबॉर्न बेबी का भी मैंने बता दिया, और इन जनरल लोग कैसे अपने आप को सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। ऑब्वियसली ना, हम जैसे मायके में रहते वैसे ससुराल में नहीं रह सकते ना, वी मॉडिफाई आवर सेल्फ, एकदम फ्री नहीं रहते, थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एनवायरनमेंट और व्हाट कल्चर वी आर स्टेइंग इन। स्कूल में जैसे रहते वैसे घर में नहीं रहते हैं, जैसे घर में रहते वैसे स्कूल में रहते, तो वी मॉडिफाई आवर सेल्फ एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। पर्सनल सेल्फ क्या होता है? लीड्स टू ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरीली कंसर्न विथ वन सेल्फ, हम अपने बारे में सोच रहे हैं बस। सोशल सेल्फ क्या होता है? ऐसे सेल्फ जो मतलब दूसरों के हिसाब से सोच रहे हैं, रिलेशन विथ अदर्स। ओके, जैसे वो इंसान बहुत कोऑपरेटिव होगा, यूनिटी, एफिलिएशन, सेक्रीफाइस करेगा, मतलब अपने बारे में नहीं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा। सो ऑल्सो रिफर टू एज फेमिलियल और रिलेशनल सेल्फ। इस टाइप के सेल्फ को हम क्या कह सकते हैं? फेमिलियल और रिलेशनल सेल्फ। अब मूविंग फर्दर, व्हाट इज कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ? कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, है कि नहीं? तो द वे वी परसीव आवरसेल्फ, द वे वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ and the ideas we hold about our competencies and attributes called self concept ना। सेल्फ के बारे में सोचोगे तभी तो अपने बारे में कोई कॉन्सेप्ट बनाओगे, इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? द आइडियाज वी होल्ड अबाउट
आर कॉम्पिटेंसेज, हम कितने काबिल हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स, हम हैं क्या एक्चुअली, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। और सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है या तो कम होती है। तो सेल्फ एस्टीम एक्चुअली क्या होती है? इट इज़ द जजमेंट ऑफ अ पर्सन, द वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हर और हिम देमसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। और स्टूडेंट, सेल्फ एस्टीम जो होता है ना, जैसे एक 6 से 7 साल का बच्चा है तो उसका सेल्फ एस्टीम 4 चीज़ों में जज किया जाता है। एक तो है एकेडमिक कॉम्पिटेंस, दूसरा है सोशल कॉम्पिटेंस, तीसरा है फिजिकल एथलेटिक कॉम्पिटेंस और फिर फिजिकल अपीयरेंस। तो इसको हम एक निमोनिक बना दो, ASPP, एसेप्ट। तो बेसिकली ये तो 6 और 7 ईयर्स के बच्चे के बारे में हुआ। लेकिन आ कैपेसिटी टू व्यू आर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ स्टेबल डिस्पोजिशंस, यानी कि स्टेबल डिस्पोजिशंस के हिसाब से it permits us to combine separate self-evaluation in general psychological image of ourselves. This is known as overall sense of self-esteem. सिर्फ हम अपने आप को competencies के हिसाब से ही नहीं देख रहे हैं, हम अपने साइकोलॉजी भी डील कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है मैम? सेल्फ एस्टीम तो समझ गए। सेल्फ एफिकेसी होता है दे बिलीव दे देमसेल्व्स कंट्रोल देयर लाइफ आउटकम, कि हम बहुत एफिशिएंट है भैया, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हम खुद को कंट्रोल करेंगे। इसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। इट इज़ बेस्ड ऑन बंडूरा सोशल लर्निंग थियोरी। तो बंडूरा का नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन वो एक ऑब्वियसली उन्होंने ही ये सोशल लर्निंग थियोरी दी है। तो अडल्ट लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर। ये सुनो, हम बचपन से अपने माँ बाप को या फ्रेंड्स को देख के इमिटेट करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे भी, एडल्ट भी। वो लोग इसी को देख देख के नकल करते हैं, अपने टीचर्स को देख के भी हम सीखते हैं, फिर इसी में मास्टरी अचीवमेंट लेते हैं, कन्विक्शन अबाउट देयर ओन इफेक्टिव, फिर कहते हैं कि हाँ हमने ये पर्टिकुलर चीज़ स्कूल में सीखा तो हम ही बड़े मास्टर हैं, इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं। गलत। ये बात सेल्फ एफिकेसी समटाइम इज़ गुड, समटाइम इट्स नॉट गुड, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सो मास्टरी और अचीवमेंट, कन्विक्शन अबाउट देयर ओन इफेक्टिवनेस, सिलेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड कंस्ट्रक्ट सर्कमस्टेंसेज ऑफ देयर ओन लाइफ। ठीक है, हम अपना लाइफ का सर्कमस्टेंस एक्चुअली खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। कि स्पेशली ऐसे लोग स्पेशली लव मैरिजेस में बिलीव करते हैं। वाई? बिकॉज दे लाइक हम चूज़ करेंगे तो वो एफिशिएंट है, भले वो एफिशिएंट हो ना हो, तो सेल्फ एफिकेसी वाली लेवल ज़्यादा है ना। फील लेस फेयरफुल, उनको लगता है हाँ हम सब, वो डरते नहीं हैं, वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेंगे। सोसाइटी, पेरेंट्स एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस। तो खैर बहुत हद तक ये लोग पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस बहुत होता है, उनको सेल्फ एफिकेसी होती है कि दे बिलीव इन देमसेल्फ। ओके, और कुछ भी लाइफ में गड़बड़ हो जाए, वो अपने लाइफ के आउटकम को, अगर समझो अगर उन्होंने लव मैरिज की और गलत निकल भी गया, वो डील कर लेंगे। दे विल डील विद द आउटकम ऑफ वॉट एवर इट कम्स इन टू देयर लाइफ। नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। वॉट इज सेल्फ रेगुलेशन? आर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आर ओन बिहेवियर। आर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर, हम अपने बिहेवियर को अच्छे से डील करें, ऑर्गेनाइज करें, अच्छी बात है सेल्फ रेगुलेशन भी, क्योंकि हमें अपनी गलतियां भी पता चले तो हम उसको सुधारें। विल पावर भी इससे विल पावर भी इससे बढ़ता है। लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटिफिकेशन? ग्रेटिफिकेशन होता है अपने आप को खुशी देना, चाहे वो सेक्सुअली हो, चाहे वो खाना खा के हो, चाहे वो जो भी हमारे बेसिक फिजियोलॉजिकल या फिजिकल नीड्स हैं, लेकिन जिससे हमें खुशी मिलती है उससे ग्रेटिफिकेशन। जो नीड से हमें खुशी मिलती है, जिस नीड्स को पूरी कर, लेकिन हर नीड पूरा करना हर एज में पॉसिबल नहीं है। हमें 12 ईयर में मोबाइल चाहिए, अब आईफोन चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? मिल जाएगा तो खुशी तो होगी, ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड तो हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसी को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। अगर हर इंसान में सेल्फ कंट्रोल आ जाए तो वो अपने नीड्स को कंट्रोल करेगा। उनको राइट एज में मिल जाए तो ठीक है, उसको दिमाग में रखना चाहिए कि ये मेरी एज नहीं है, हम इस एज में ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते हैं, तब उनको सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। तो जो सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक्स भी होती हैं, तो पहला टेक्निक है, सबसे पहले अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। ओके, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर। अपने बारे में इन्फॉर्मेशन रखो, अपने बारे में अगर कुछ गलत है तो उसको मॉडिफाई या स्ट्रेंथन करो अपने एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को। नेक्स्ट है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्ट आवर सेल्फ टू डू समथिंग एंड बिहेव द वे वी वांट, है ना। अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो कि आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है, ये टास्क पूरा करना है। जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे करोगे क्या? चुपचाप लेटे रहोगे बिस्तर पे। सेल्फ री इन्फोर्समेंट मतलब
कोई चीज़ करने के लिए या तो देखो रीइंफोर्समेंट्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, या तो वो रिवॉर्ड होता है या तो पनिशमेंट होता है। जैसे बच्चों को या तो हम डरा के खाना खिला सकते हैं, खा लो वरना डंडा मारेंगे, या तो हम उनको प्यार से कह सकते हैं खा लो वरना मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगी। तो यहाँ पे टॉफ़ी हो गई रिवॉर्ड, डंडा हो गया पनिशमेंट। लेकिन सेल्फ रीइंफोर्समेंट का तो मतलब समझ में आ गया आप लोग को। सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या है? तो हम भी अपने आप को रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स दैट हैव प्लेजेंट आउटकम्स, हम ऐसे बिहेवियर कर सकते हैं जिससे हमें रिवॉर्ड या प्लेजर। हमें पता है कि अगर यार हम 10th में अगर 90 स्कोर कर ले, मम्मा पापा खुश, बाइक भी मिलेगी, वाह, तो चलो पढ़ते हैं। तो ये हुआ सेल्फ रीइंफोर्समेंट, यही दिमाग को बोलते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, उसका नाम है कल्चर एंड सेल्फ। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर एंड सेल्फ? कल्चर के हिसाब से हम अपने सेल्फ को कैसे ढलें? देखो स्टूडेंट, हम रहते हैं इंडिया में, है कि नहीं, और बहुत से लोग वेस्टर्न कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर है। जो वेस्टर्न कल्चर होता है वो अमेरिकन्स वगैरह, यूरोपियंस वगैरह को हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, ये सुनो। तो हम अपने आप को या तो सोसाइटी के हिसाब से ढालें या तो अपने हिसाब से चलें। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर में ऐसा है कि लोगों को अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, फॉर एग्जांपल किसी लड़की की शादी हो गई, उसको घर में अपने रहना है, अब वो अपने मायके की जैसे ही रहना चाहती है, वो वही जीन्स टी शर्ट पहनना चाहती है लेकिन ढलना नहीं चाहती, तो ये होगा क्या? ये होगा सेल्फ सेंटर्ड। और इंडियन कल्चर ये एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि हम सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को लेके चलते हैं। इंडियन कल्चर शिफ्टिंग नेचर ऑफ द बाउंड्री, हम अपने बाउंड्रीज को बदल सकते हैं। जब हम अकेले में हैं या दोस्तों के साथ हम जीन्स पहनेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम अपने फैमिली के साथ हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा अपनी जो बाउंड्री है, इंडिविजुअल की जो बाउंड्री है, सोसाइटी के हिसाब से बदल देंगे। सो यहाँ पे नॉट सो क्लियर डाइकोटोमीज, मतलब हमारे जो भी सोच है वो क्लियर नहीं है, हमें बदलते रहना पड़ता है ना। तो जनरली नॉट सेपरेटेड, इंडिविजुअल और सोसाइटी सेपरेटेड है ही नहीं, है ना। बूट्स रिमेन इन अ स्टेट ऑफ हारमोनियस को, लेकिन हाँ, अगर हम अपनी बाउंड्रीज बदले, हम सोसाइटी के हिसाब से, तब वो इंसान को अच्छा माना। हाँ यार बहुत अच्छी लड़की है, ससुराल में बहुत अच्छे से रहती है, अच्छे से पहन ओढ़ के रहती है, लेकिन अब उसको असलियत उन लोगों को पता ही नहीं कि वो अकेले में जीन्स भी पहनती है। लोग भी खुश, वो भी खुश, लेकिन यहाँ पे लोगों को खुश करने का ज़्यादा हमारा इंडियन सोसाइटी है। वेस्टर्न ऐसा नहीं है, वेस्टर्न भी मैं बताऊँगी। तो हमारी जो सोसाइटी है या हमारी इंडियन जो सोच है वो बेसिकली कैरेक्टराइज्ड एज कलेक्टिव, क्योंकि हम सबके बारे में सोच के चलते हैं। हर मैन और वुमेन, स्पेशली वुमेन ही इंडियन सोसाइटी में सबके बारे में सोच के चलती है, अपने बारे में लास्ट सोचती है, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर ऐसा नहीं है, ये सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को अलग रखते हैं, वो एक ही सर्कल में नहीं आ रहे। देखो दो ट्राइंगल है, अलग अलग है। बाउंड्री बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स इज रिलेटिवली फिक्स्ड, ये मेरी सोच है, ये तुम्हारी सोच है, मैं मेरे जैसे करूँगी, तुम्हारे जैसे नहीं सोचूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर डाइकोटोमी है कि बिटवीन सेल्फ एंड अदर, मैन एंड नेचर, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, बहुत क्लियर है कि मैं ही करने वाले, ये नहीं करने। ये नहीं कि मैं अपनी बाउंड्री तुम्हारी वजह से बदलूंगी, ये मेरी बाउंड्री है, मैं सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलूँगी, ये वेस्टर्न कल्चर है। इसीलिए वहाँ की जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल एंड ग्रुप एज टू डिफरेंट एंटाइटीज़ है विथ क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज, मेंटेन इंडिविजुअलिटी। वहाँ पे अपनी सोच, इंडिविजुअलिटी है, इंडिया की तरह नहीं है। हम अपने माँ बाप की तरह, अपने ससुराल वालों की तरह ज़्यादा सोचने लगते हैं, अपने शौहर की तरह, हस्बैंड की तरह हम अपनी सोच नहीं रख पाते। लेकिन फॉरेन कंट्री 13 साल के बाद घर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच है, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो रिमेन एट ए डिस्टेंस कैरेक्टराइज एज इंडिविजुअल। तो वहाँ की सोसाइटी कैसा है? मोर ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक, और हमारी कैसी है? मोर एज कलेक्टिव। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर कि वेस्टर्न और इंडियन ये जो कल्चर एंड सेल्फ का जो डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंसेस भी इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग को मैंने डिफरेंसेस बता ही दिया है कि एग्जैक्टली किस तरह आपको इसके डिफरेंसेस लिखने हैं। ओके, मूविंग फर्दर द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। देखो सेल्फ 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 पढ़ लिया, अब हम फोकस करेंगे किस पे? पर्सनैलिटी पे। देखो पर्सनैलिटी इज अ लैटिन वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, मास्क यूज्ड बाय रोमन थिएटर एक्टर्स। पर्सोना का मतलब क्या है? मास्क यूज्ड बाय रोमन थिएटर। तो ये जो लैटिन वर्ड पर्सोना का मतलब होता है जो मास्क रोमन थिएटर एक्टर्स यूज़ करते हैं। तो हमारा भी पर्सनैलिटी हमारा मास्क है। हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, चार लोगों में अपने पर्सनैलिटी को हम कैसे शो करते हैं। जैसे ले पर्सन पर्सनैलिटी को क्या बोलेगा? पर्सनैलिटी रिफर्स टू फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस, ओके,
ये बोलेगा, जो भी फिजिकल है एक्सटर्नल एक्सपीरियंस। हम अंदर की बातों को नहीं इतना ध्यान देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी वाले ऑब्वियसली किसके ऊपर फोकस करेंगे? जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, उनके पर्सपेक्टिव से पर्सनैलिटी रिफर टू आर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन। हम कैसे लोगों के साथ या सिचुएशन के साथ डील करते हैं, किस टाइप के इक्वेशंस या बिहेवियर शो करते हैं, इसको हम साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी को इस तरह डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल के हम शाय है, सेंसिटिव है, क्वाइट है, वॉर्म है, कंसर्न है, एंग्री है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ व्हाट इज यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज? What are unique and relative stable qualities? Again I'm saying कि they are characterized and individuals behavior across different situations over a period of time। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे इंसान बिहेव करता है, हैप्पी सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, सैड सिचुएशन में तो ये सारे स्टेबल क्वालिटीज़ को जज किए जाते हैं। क्योंकि और ये चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ, ऐसा नहीं कि एक बार ये हंसी सिचुएशन में हंस लिया, अगली बार अगले 4 बार वो मायूस है, ऐसा नहीं, बहुत सालों तक उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और वही बिहेवियर उसको हर बार उसी तरीके से बिहेव करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको लॉयल्टी बेसिस पे, ना लॉयल्टी, चलो आप सिंपल सा ले लो, एक इंसान के एंगर इश्यूज़ पे ही ले लो। अगर वो नॉर्मली कोई उसको डांटता चला तो वो इतना गुस्सा नहीं होता है, लेकिन सडनली 5 साल में एक बार गुस्सा होगा है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो एंग्री, उसकी एक ट्रेट की वो एंगर पर्सनैलिटी है या वो बहुत ही रूड है, ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन एक इंसान हमेशा ही रूड हो, 10 साल से ऐसे ही है, तब हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं इज अ रूड एंगर या एंग्री पर्सनैलिटी। ओके, अंडरस्टूड। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी पर्सनैलिटी को जज करना होता है। ओके, तो पर्सनैलिटी कैरेक्टराइज बाय फॉलोइंग फीचर्स। सो इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट। ऑफकोर्स जो मैंने अभी बताया था, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर फेयरली यूनिक, हाँ उसका एक अलग यूनिक कुछ बिहेवियर होगा, तो हम कहेंगे कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही, है ना। देखो हर इंसान के अंदर कुछ तो यूनिकनेस होगा, फिर उसी को उसके पर्सनैलिटी से डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट विथ ब्यूटीफुल शी हैज़ ब्लू आइज। तो ब्यूटीफुल तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसकी यूनिक पर्सनैलिटी क्या है, शी हैज़ ब्यूटीफुल आई, बट ये तो ऊपर फिजिकल ट्रेट हुआ। अगर एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे डील करा, शी इज़ ब्यूटीफुल विथ काइंड हार्ट एंड स्टेबल इमोशंस, बिकॉज शी इज़ लाइक दैट। सो अंडरस्टूड। सो दिस इज द वे टू डिफाइन समवन्स पर्सनैलिटी। Okay, not only physically but also psychologically, mentally, socially, everything you have to know. It does not change easily, और वो हमेशा ऐसे रहेगी। Understood? Dynamic, it may change due to situation and demands adaptive to situation। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है पर्सनैलिटी की कि adaptive situation के हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढल ले। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी अलाउज टू डील विद पीपल। हाँ, क्यों पढ़ते हैं हम पर्सनैलिटी? क्योंकि इसका आंसर यही है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी अलाउज टू डील विद पीपल इन रियलिस्टिक एंड एक्सेप्टेबल वेज। हम अगले के हमें पता है अगले को गुस्सा बहुत आता है, तो ये पर्सनैलिटी जज के तो हम उस तरीके से उसके साथ बिहेव करें, उसको छेड़ेंगे नहीं, बल्कि यू शुड नो टू हैंडल पीपल, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ पे स्पाउसेज में अगर एक हस्बैंड गुस्से वाला है तो वाइफ शुड डेफिनेटली नो हाउ टू डील विद द हस्बैंड, और वाइस वर्सा। इफ वाइफ इज has anger issues, the husband should know to deal with the wife. So this is one way of dealing. Even teacher and student वाला इशू ले लो। अगर आपको पता है एक चाइल्ड सेंसिटिव है, तो हमें उसके साथ ज़्यादा डांटना या चिल्लाना नहीं चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी इंसान को हमें किस तरह उसके साथ बिहेव करे, ये वाली चीज़ को हेल्प करता है। इसलिए पर्सनैलिटी अंडरस्टैंड करना किसी की बहुत ज़रूरी होती है। फॉर अ टीचर, फॉर अ पेरेंट, फॉर अ स्पाउसेस, it's very important perspective. Child does not like orders, rather giving order, present alternatives. तो अगर कोई बच्चा है उसको ऑर्डर लेना पसंद नहीं, तो उसके साथ थोड़ा नरम दिल से बात करो। Understood? So this is the way you handle with people of different personality. Then personality related terms, ये बहुत important है। Temperament, TTDCHV ऐसे बना दो, कोई निमोनिक। टेम्परमेंट एक ट्रेट है, एक टर्म है, ट्रेट है, डिस्पोजिशन, कैरेक्टर, हैबिट, वैल्यू। इन चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन टर्म्स को याद रखना। टेम्परामेंट मतलब बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टर, वे ऑफ रिएक्टिंग, किस तरीके का टेम्परामेंट है, मतलब छोटी सी बात पे रिएक्ट कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो उसका टेम्परामेंट बहुत बुरा होगा। लेकिन कोई इग्नोर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, सब्र कर रहा है, उसका टेम्परामेंट अच्छा होगा, यानी कि सब्र वाला होगा। ओके,
देन ट्रेट स्टेबल भी हो सकता है, परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग। ट्रेट्स है ना, बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ, ट्रेट्स है ना, इंसान किस तरीके का एक पर्टिकुलर ट्रेट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अगर उसको बात करना है तो किस लहजे में बात करता है, या उसको वो ट्रेट है कि वो सॉफ्ट स्पोकन है, वो ट्रेट है कि वो रूडली स्पोकन है। तो ये ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स बायोलॉजिकली हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर्ड भी कर सकते हैं और एनवायरनमेंट से भी एक्वायर कर सकते हैं। बोथ डिस्पोजिशन, द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। ओके, कैरेक्टर, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर। तो डिस्पोजिशन का मतलब कैसे हम रिएक्ट करें एक सिचुएशन में, और कैरेक्टर होता है कैसे एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। ओवरऑल पर्सनालिटी, कैरेक्टर एक दूसरे से थोड़ा सिमिलर है। हैबिट, ओवरलर्न मोड्स ऑफ बिहेविंग। भले तुम्हारे पास वो बिहेवियर नहीं है कि तुम एंग्री नहीं हो, लेकिन तुम किसी को देख देख के सीख रही हो, तो वो एक और वो हैबिट बन रही है तुम्हारी। वैल्यूज, गोल्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड वर्थवाइल टू अचीव। वैल्यूज वेरी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, कि हम अच्छे इंसान बनने के लिए, क्योंकि वही आइडियल्स हम अपने माँ बाप से, रिलीजन से सीखते हैं। ठीक है ना, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, एंड दिस इज अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी, जिसका निमोनिक है TTIPPBCH। इसका बना टिप टिप बरसा पानी, ऐसे याद रखो, टिप टिप बरसा ह्यूमन। क्या बोलोगे? टिप टिप बरसा ह्यूमन। तो टिप टिप के क्यों? टिप टिप 2 टी है, पी भी 2 है, और आई तो लिखना ही है। बरसा से बरसा, बी से हो गया बिहेवियरल अप्रोच, सी से कल्चरल, और टिप टिप बरसा ह्यूमन। तो ये अप्रोचेस टू पर्सनालिटी का मैंने निमोनिक दिया है। तो पहले टी रिप्रेजेंट्स टाइप अप्रोच, नेक्स्ट इज ट्रेट अप्रोच, नेक्स्ट इज इंटरैक्शनल अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। सो लेट अस स्टडी इट वन बाय वन। निमोनिक अच्छा है ना, टिप टिप बरसा ह्यूमन। ओके, क्योंकि लास्ट वाला ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, पहला वाला ट्रेट है। ठीक है, याद रखना। अब टाइप है, पहला वाला टाइप है। टाइप अप्रोचेस हम पहले पढ़ेंगे। ओके, और टाइप अप्रोचेस में यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड ह्यूमन पर्सनैलिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टन ब्रॉड पैटर्न्स इन द ऑब्जर्व बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन। तो हम बड़े बड़े ब्रॉड पैटर्न्स को देखते हैं यहाँ पे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बिहेवियर में देखते हैं। तो ये जो ग्रीक 4 टेम्परमेंट्स, ग्रीक बेसिकली 4 टेम्परमेंट्स हमारे होते हैं, और ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रपोज टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन फ्लूइड और ह्यूमर। अच्छी बात है ना, फ्लूइड और ह्यूमर के बेस पे उन्होंने 4 पर्सनैलिटी दी थी, या 4 टाइप्स के पीपल उन्होंने कहा। सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, मेलनकोलिक, क्लोरिक। मेलनकोलिक पगले टाइप, फ्लैग्मेटिक। तो इसको डीपली नहीं जाना है, ये 4 टाइप्स बस आपको याद करना है। और इंडियन कल्चर के हिसाब से भी आयुर्वेदा ने ह्यूमरल एलिमेंट्स, ह्यूमरल यानी कि यू नो मोर ऑफ ह्यूमर, एलिमेंट्स ऑफ त्रिदोषा यानी कि बॉडी, त्रिदोषा बॉडी के बारे में ह्यूमरल एलिमेंट्स ये है, वत्ता पित्ता कफा। क्या है? वत्ता पित्ता। तो ईच रिफर टू अ टाइप ऑफ टेम्परामेंट कॉल्ड प्रकृति। इसके भी डिटेल में नहीं, सिर्फ आपको नेम जानने हैं। टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी त्रिगुणास या माइंड। त्रिगुणा मतलब माइंड, त्रिदोषा मतलब बॉडी। तो पर्सनैलिटी या त्रिगुणास या माइंड के बारे में ये सारे टर्म्स दिए आयुर्वेदा ने। सत्वा, रजास, तस्मा, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सत्वा मतलब मोर ऑफ क्लियरलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन, ये सारा है कि नहीं इंसान में, ये हम जज करते हैं। रजास मतलब इंटेंसिव एक्टिविटी या डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिससेटिस्फेक्शन, एनवी फॉर अदर्स, मटीरियलिस्टिक मेंटेलिटी, मतलब ये थोड़ा सा वैसा घमंड वाला इंसान। सत्वा इंसान होगा जो क्लीन है, साफ सुथरा, ड्यूटीफुल, अच्छा वाला। और तमास होगा जो बहुत ही बुरा, मतलब एंगर, एरोगेंट, डिप्रेशन, थोड़ा सा एंटी सोशल टाइप, लेजीनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेस, से याद रखना। ठीक है, सत्वा, रजास और SRT। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन ईच एंड, अब ये नेक्स्ट वाला है ट्रेट अप्रोच, प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पर्सन इन डिफरेंट डिग्रीज, डोमिनेंस। अच्छा, यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे कंटिन्यूड है। प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पर्सन इन डिफरेंट डिग्रीज, डोमिनेंस ऑफ वन और अदर, गुना में लीड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर। ऑब्वियसली ना, डोमिनेंस भी रहता है और एक दूसरे से हम सीख भी लेते हैं। पर्सनैलिटी टाइप्स गिवन बाय शेल्डन अ वेल नोन, बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट। तो शेल्डन ने क्या बोला था? एंडोमॉर्फिक होते हैं, एंडोमॉर्फ टाइप के भी पर्सनैलिटी होते हैं, जिसमें वो फैट, सॉफ्ट, राउंड, रिलैक्स, सोशेबल होते हैं।
मतलब हम ये जज करते हैं, जो भी थोड़े से मोटे मोटे होते हैं उनसे कहते हैं अरे ये बहुत सोशलेबल और रिलैक्स, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन एक्चुअली फैट लोगों को सोशलेबल और सॉफ्ट हार्टेडनेस और रिलैक्स्ड माना जाता है। और मेजोमॉर्फिक या मेजोमॉर्फ मोर ऑफ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रॉन्ग बॉडीज बिल्ड एनर्जेटिक करेजियस माना जाता है। और एक्टोमॉर्फिक लोग पतले लोगों को माना जाता है, जो हल्के दुबले पतले लेकिन इंटेलिजेंट और आर्टिस्टिक लेकिन इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा मिक्स नहीं होते हैं। खैर इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, बट ऐसे दिया गया है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स में। एक्सट्रोवर्ट भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रावर्ट्स लिखा है यहाँ पे, दोनों करेक्ट है। इंट्रोवर्ट्स प्रीफर टू बी अलोन। ये पर्सनैलिटी पे हम लोग बहुत ये लोगों को जजमेंट देते हैं, ये बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो ज़्यादा करके घर में अकेला रहना पसंद करते हैं, सोशलाइज नहीं करना चाहते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, लोगों से बात करना अवॉइड करते हैं, बहुत शाय नेचर के होते हैं, उनके फेस पे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। और एक्स्ट्रावर्ट्स जो होते हैं वो सोशेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, जस्ट ऑपोजिट उनके वो मतलब लोगों से एकदम फटाक से बात कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। और ये डिफरेंसेस दिया था कार्ल जंग ने। किसने? कार्ल जंग ने। और नेक्स्ट फ्राइडमैन एंड रोजमेंट ने ट्राइंग टू आइडेंटिफाई साइको सोशल रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, तो टाइप ए और टाइप बी टाइप के लोग दिए गए थे। तो हाई मोटिवेशन, टाइप ए में हाई मोटिवेशन, लैक पेशेंस, फील शॉर्ट ऑफ टाइम, इस टाइप के लोग होते हैं। ग्रेट हरी या बर्डन विथ वर्क, तो जल्दी उनको जल्दबाजी बहुत रहती है, मतलब वो स्लो डाउन नहीं, रिलैक्स नहीं होते, मतलब इधर उधर भागे भागे फिरे रहते हैं, क्योंकि उनको जल्द से जल्द पेशेंस नहीं होता है। मोटिवेशन बहुत होता है लेकिन पेशेंस नहीं होता। लेकिन हर मोटिवेशन होना काफ़ी नहीं होता है, सब्र भी ज़रूरी है। और जो टाइप बी के लोग होते हैं वो टाइप ए के ऑपोजिट होते हैं और टाइप ए की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, मॉरिस ने क्या क्लासीफाई किया था? सबकी क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा कि कार्ल जंग ने क्या कहा था, फ्राइडमैन ने कैसे क्लासिफिकेशन दिया था। मॉरिस ने टाइप सी एंड टाइप टी के पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया है। टाइप सी के लोग प्रोन टू कैंसर होता है, कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं, पेशेंट होते हैं, सप्रेस नेगेटिव इमोशन होता है, कंप्लायंस टू अथॉरिटी होते हैं। और टाइप डी के लिए प्रोन टू डिप्रेशन होता है। ये बहुत ही एक्चुअली डीप इवैल्यूएशन है मॉरिस का। उन्होंने बिल्कुल किसी के बीमारी तक बता दी कि टाइप सी के लोग को ये होगा, टाइप डी के लोगों को डिप्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ए 5 फैक्टर थियोरी, जिसका निमोनिक है ओशन। ओ स्टैंड्स फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इस टाइप की भी पर्सनैलिटी होती है। कॉन्शाइंशियसनेस यानी कि अचीवमेंट ओरिएंटेड, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, अपने कॉन्शाइंस को अच्छे से जानते हैं, कैसे डिपेंडेबल और कैसे अचीवमेंट करना है उनको पता होता है। एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो न्यूरोटिसिज्म न्यूरोटिक वाले डिसऑर्डर, मतलब बहुत सन की टाइप के लोग होते हैं। ओके, तुमने वो गाना सुना है, सन की है पागल बनाता है, तो एक तरीके से वो पर्सनालिटी बता रहा है उस गाने में किसी के, तो यहाँ पे सब न्यूरोटिज्म वाले पर्सनालिटी बता रहा है। ओके, तो वो उसमें और भी पूरे गाने में पूरे पर्सनालिटी डिस्क्राइब हुआ है, तो गाना परफेक्ट बैठता है पर्सनालिटी वाले चैप्टर के लिए। ओके, जैसे मैंने छोड़ा तुझे, आंखें यूँ दिखाता है, पता नहीं क्या चाहता है, तो आप जान थोड़ी ले लेंगे। तो ये गाने में एक पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया गया, उसने अपने वाइफ या गर्लफ्रेंड को डिस्क्राइब किया है। तो पर्सनालिटी टिपोलॉजीज आर यूजुअली वेरी अपीलिंग बट टू सिंपलिस्टिक। ओके, द अपीलिंग बट सिंपलिस्टिक होते हैं पर्सनालिटी टाइपोलॉजी। और ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल होते हैं। और असाइनिंग पीपल पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी इज़ डिफ़िकल्ट, वो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट। किसी की पर्सनैलिटी बताना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। ठीक है, अब ये सारी बातें हुई थी टाइप अप्रोचेस का, है ना। मैंने सारे टाइप्स भी बताए, सारे जो मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट ने किस टाइप के पर्सनैलिटीज़ दिए, किस बेसिस पे दिए, सब डिस्क्राइब किया। अब हम डिस्क्राइब करेंगे ट्रेट अप्रोच। तो ये ट्रेट अप्रोचेस बेसिकली डील्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी एंड इज बेसिक कंपोनेंट। ओके, इट डिस्कवर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक बताया है। ओके, और ये बेसिकली ट्रेट ऐसी चीज़ें हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल डिफर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इंसान जो है वाइड वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट दिखाता है, फिर भी हम कह सकते हैं कि ये इंसान की ये पर्सनैलिटी, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये अप्रोच हमें हेल्प करता है ये बताने के लिए कि किसी की क्या प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल है जो उसको अलग अलग करता है दूसरों से, एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग करता है। इसीलिए वो ट्रेट सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि वो स्टेबल होना चाहिए ओवर टाइम तक, मतलब बहुत सारे तक वैसे ही होना चाहिए। अगर वो
खुशमिजाज है तो बहुत सालों तक वो हैप्पी गो लकी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस नाटक कर रहा हो। कुछ लोग पोर्ट्रे कर देंगे वैसे पर्सनालिटी हो, ठीक है। किसी किसी की स्प्लिट पर्सनालिटी होती है ना, कभी कुछ और कभी कुछ और। तो ये सब जजमेंट होना आना चाहिए इंसान को। या जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है ट्रेट अप्रोच, क्योंकि ट्रेट ही उसका वो है, उसका ट्रेट ही है खुश रहना। तो या ट्रेट ही है इसका खुश मिजाज होना, या हैप्पी गो लकी टाइप का ट्रेट है, तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा अक्रॉस एनी सिचुएशन। ऐसे नहीं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एकदम घबरा जाएगा, तभी भी वो अपने आप को काम रखेगा, काम कंपोस्ट। इस टाइप के पर्सन थोड़े हैप्पी गो लकी होते हैं। द स्ट्रेंथन्स एंड कॉम्बिनेशन वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल्स लीडिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। तो हर इंसान के अंदर ये डिफरेंस अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अंडरस्टूड? सो मूविंग फर्दर, नाउ वी गो टू ऑलपोर्ट्स ट्रेट थियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब आया है क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे ये जो ऑलपोर्ट थियरी है किसने दिया था? ये दिया था गॉर्डन ऑलपोर्ट ने। किसने दिया था? गॉर्डन ऑलपोर्ट। ही इज अ साइकोलॉजिस्ट। तो बेसिकली व्हाट डिड ही डू? ही फोकस ऑन इंडिविजुअल पोजेसेस, that individual possesses number of traits that are dynamic in nature. Dynamic मतलब different in nature. So he determined behavior of an individual approaches different situation with similar plans. तो इसी ने डिफरेंट सिचुएशन में उसी एक इंडिविजुअल को डाल के देखा क्या उसका ट्रेट हर सिचुएशन में सेम है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए। तो ट्रेट्स इंटीग्रेट स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज विच अदरवाइज लुक्स डिसिमिलर। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर कार्डिनल ट्रेट्स, कार्डिनल, ट्रेंट्रल और सेकेंडरी है ना, इस 3 कैटेगरी में दिया इसने। कार्डिनल होगी हाईली जनरलाइज डिस्पोजिशन, इंडिकेट गोल अराउंड विच पर्सन एंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व, इस टाइप का। सेंट्रल होगा ही इज लेस परसेसिव इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज डिस्पोजिशन। और सेकेंडरी लीस्ट जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक, चॉइसेस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ अ पर्सन। तो इस तरीके से आप टेबल बना के भी अपना आंसर लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। The situation influences behavior but reaction to any situation depends on the trait of the person. Again देखो, हम मानते हैं कि अगर बहुत किसी ने गुस्सा दिखाया तो इंसान को गुस्सा करना ही चाहिए, ठीक है। पैनिक वाला सिचुएशन है तो पैनिक होंगे ना, नहीं हम लोग कहते हैं तुम कितनी पैनिक, शी इज़ वेरी, वो बहुत उसकी पर्सनालिटी बहुत पैनिकिंग टाइप है। अरे बाबा स्नेक आएगा तो कोई भी पैनिक होगा, ये सुनो। तो ऐसे इंसान को हम पैनिकिंग नहीं कहेंगे क्योंकि सिचुएशन पैनिकिंग वाला था। लेकिन नॉर्मल एक लीजर देख के या नॉर्मल सा एक मच्छर देख के कोई पैनिक होगा तो हम कह सकते हैं हाँ उसका नेचर पैनिकिंग है। तो डिपेंड है ना कि कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो वेरिएशन इन ट्रेड इलिसिट डिफरेंट रिस्पॉन्स टू सेम सिचुएशन। तो ये भी हमें चेक करना होता है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंसान कैसे रिस्पॉन्स करता है। सेम ही सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में 10 लोगों को बुलाओ, 10 के ऊपर आप मच्छर डालो तो हर कोई पैनिक नहीं होगा, लेकिन वो एक इंसान जो वाकई पैनिक होगा वो पैनिकिंग वाला इंसान होगा। समझ में आया? कैटल पर्सनैलिटी फैक्टर्स, कैटल ने या रेमंड कैटल ने बेसिकली ये पर्सनैलिटी फैक्टर्स दिए थे। कॉमन स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल डिफर, स्ट्रक्चर डिटरमाइन एम्पेरिकली। तो हम बेसिकली ट्रेट वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, ट्रेट को कैसे हम पर्सनैलिटी फैक्टर्स कैसे इसका जज करें। आइडेंटिफाई प्राइमरी ट्रेट्स फ्रॉम ह्यूज एरे और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी यूज़ किया गया था जैसे फैक्टर एनालिसिस टू डिस्कवर कॉमन स्ट्रक्चर्स। ओके, तो बेसिकली 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेट्स थे। सोर्स स्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्क्राइब्ड इन ऑपोजिशन टेंडेंसीज, और सरफेस मतलब सोर्स और सरफेस में डिवाइडेड थे, है ना। सोर्स इज द स्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्क्राइब्ड इन ऑपोजिशन टू टेंडेंसीज, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। मतलब सोर्स ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है या पेसिमिस्टिक, लेकिन जो सरफेस होता है रिजल्ट्स आउट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट। तो इनसे इंटरेक्शन करके जिस सोर्स से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम अपना इंटरेक्शन का रिजल्ट दिखाएंगे। यही डिफरेंस है। ओके, आइसेंक्स थियरी। अब इनकी थियरी पढ़ लो भाई। तो गिवन बाय H.G. आइसेंग। कब सबकी थियरी किसने कौन सी थियरी दी और कौन सी थियरी आपको एग्जाम में आएगा, उस हिसाब से आपको ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग इसको लिख दो, आप लोग को मार्क्स आ जाएंगे। तो ही बेसिकली फोकस्ड ऑन 2 ब्रॉड डायमेंशंस। पर्सनैलिटी को उन्होंने 2 ब्रॉड डायमेंशन में पढ़ा। वेरी गुड, अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए पर्सनैलिटी टॉपिक से, इतना डीप जा जाके। तो हम ब्रॉड पढ़ना आसान होता है डीप पढ़ने से ज़्यादा ना। तो ब्रॉड ये बात कही उन्होंने कि डायमेंशन बायोलॉजिकल और जेनेटिकली होता है, जैसे कंट्रोल ओवर फीलिंग्स, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो बायोलॉजिकली भी होता है ना, इंसान कहते हैं बचपन से ही माँ बाप गुस्से वाला है तो वो भी गुस्से वाला है,
और जेनेटिकली भी होता है ना कि उसको वो ट्रेट मिल ही गया है। तो न्यूरोटिसिज्म या न्यूरोटिक वो मैंने कहा वो लोग होते हैं जो बहुत एंशियस, मूडी, टची, रेस्टलेसनेस एंड क्विकली लूज देयर कंट्रोल, ये न्यूरोटिक टाइप के लोग होते हैं। और इमोशनल स्टेबल, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब ये काम, इवन टेम्पर्ड, रिलायबल एंड रिमेन अंडर कंट्रोल। तो ये चीज़ हमें जेनेटिकली भी मिल सकती है अपने पेरेंट्स से। उसी तरह सोशल आउटगोइंग, ये पर्सपेक्टिव था कंट्रोल ओवर फीलिंग से रिलेटेड। कुछ लोग न्यूरोटिसिस्ट होते हैं, कुछ लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं, है ना, काम कंपोज टाइप रहते हैं। कुछ लोग बहुत ही मूडी और टची और एंशियस होते हैं। नेक्स्ट है सोशली आउटगोइंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ भी इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन होता है। इंट्रोवर्जन वो लोग होते हैं जो मतलब रिजर्व टाइप के लोग होते हैं, बाहर नहीं जाते ज़्यादा। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो एक्टिव होते हैं, सोशलाइज करते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, थ्रिल मांगते हैं, हैप्पी होते हैं, हमेशा आउटगोइंग होते हैं। ठीक है, तो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन सोशल आउटगोइंग। हम पर्सनालिटी को इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन पे ये करते हैं, सेपरेट करते हैं। कार्ल जंग ने भी इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में कहा था। आइजेंक की थियरी भी इस बात को फोकस कर रही है। नेक्स्ट है इंटरेक्ट विद अदर टू डायमेंशन, दैट इज साइकोटिज्म वर्सेज सोशल एबिलिटी। व्हाट इज साइकोटिज्म? साइकोटिज्म का मतलब होता है न्यूरोटिज्म वर्सेज इंट्रोवर्जन। मतलब जो लोग न्यूरोटिक भी है, गुस्से वाले, एंशियस, मूडी, और इंट्रोवर्ट भी है, दोनों। एक होता है कुछ लोग इंट्रोवर्ट नहीं है लेकिन न्यूरोटिक है, बाहर जाके गुस्सा दिखा रहे हैं। कुछ लोग गुस्सा दिखा भी रहे हैं, मूडी भी है, इसलिए ज़्यादा करके इंट्रोवर्ट्स रहते हैं। वो लोग बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ही ईगोसेंट्रिक और बहुत ही एंटी सोशल होते हैं, ऐसे टाइप के लोग साइकोटिक्स। इसलिए न्यूरोटिक और साइकोटिक में डिफरेंस समझो। ये साइकोट्रिक्स और न्यूरोटिक्स वाला डिफरेंस है ना, एक साइकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए। न्यूरोटिक लोग वो होते हैं जो मतलब बाय जीन्स या जेनेटिकली मूडी और एंशियस होते हैं, और साइकोटिक लोग तो डेंजरस टाइप के होते हैं, मतलब उनको वो ट्रेट भी है और दूसरों के लिए वो मतलब हानिकारक बन सकते हैं। बट साइकोटिक लोगों के जस्ट ऑपोजिट होता है सोशेबिलिटी, वो फ्रेंडली, वेलकमिंग, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। ओके, तो तुम लोग प्लीज़ ये मत जनरलाइज करो कि इंट्रोवर्ट साइकोटिक होते हैं, गलत। ये वो नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं न्यूरोटिक प्लस इंट्रोवर्ट लोग साइकोटिक होते हैं। वो ये जज नहीं करें कि इंट्रोवर्ट लोग साइकोटिक होते हैं, गलत। और एक्सट्रोवर्ट लोग सोशेबल होते हैं, ज़रूरी नहीं। एक्सट्रोवर्ट लोग एक्सट्रोवर्ट तो है, सोशेबल है, लेकिन क्या पता है इमोशनल स्टेबिलिटी ना उनमें, ये भी बात हो सकती है ना। नेक्स्ट है इंटरैक्शनल अप्रोच। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरैक्शनल अप्रोच? सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग बिहेवियर। ये सुनो, और ये तो मैंने बहुत बार कहा कि इंसान का कैरेक्टर सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी पीपल हैव डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नॉट बिकॉज ऑफ इंटरनल पर्सनैलिटी ट्रेट बट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और थ्रेट। हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ऐसे तो हम इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमें अच्छे मार्क्स आ जाए और हमें साइकिल मिल जाए। या बच्चा खाना वैसे खाता नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको चॉकलेट मिलने वाला है इसलिए वो खा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा अच्छे खाने वाला पर्सनालिटी है, या वो बच्चा बहुत हैप्पी को लकी है, या है ना, बस वो रिवॉर्ड के हिसाब से या एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या थ्रेट्स या पनिशमेंट्स की वजह से वैसे बिहेव कर रहा है, ओबीडियंट बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं बच्चे को डरा के, हमेशा से मदर ने उसको डराया है तो डराने की वजह से वो ओबीडियंट है, लेकिन उस बच्चे को किसी और सिचुएशन में रखो जहाँ पे उसकी मदर नहीं है, वो एकदम जंगली तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब वो ओबीडियंट बच्चा नहीं हुआ, उसकी पर्सनैलिटी ओबीडियंट नहीं हुई, वो सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या थ्रेट्स की वजह से वैसे पर्सनैलिटी डेवलप किया था। अंडरस्टूड डिफरेंस? नाउ व्हाट इज साइकोडायनेमिक अप्रोच? कंट्रीब्यूशंस ऑफ सिगमंड फ्रॉइड या फिजिशियन जो थे, he used hypnosis for treatment. Very important, very nice. Actually this psychodynamic approach is a nice approach, actually practical approach used by Sigmund Freud. Who is Freud beta log? Freud is the father of psychology. Okay, याद रखना, Sigmund Freud हमारे फादर हैं, साइकोलॉजी के फादर हैं, ठीक है। यूज्ड फ्री एसोसिएशन, शेयर ओपनली ड्रीम एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ एफर्ट्स एरर्स टू अंडरस्टैंड इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ माइंड। इन्होंने बेसिकली फोकस किया था इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ माइंड का, इसीलिए जब माइंड को समझना तो किसी को हिप्नोटाइज कर रहे थे वो। तो बेसिकली ये जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है, ये 4 इसमें कैटेगराइज है। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इंसान के कितने टाइप के कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये सब। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इन सबको हम 1 by 1 पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लेवल्स ऑफ कॉन्शियस, तो पहला है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में आता है कि बेसिकली कंसिडर्स सोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द वे पीपल डील विद दिस। जैसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, हम प्यार से बिहेव करना मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं बिहेव नहीं करना चाहती। वाई? क्योंकि मेरे अनकॉन्शियस माइंड में वैसे हूँ नहीं, मेरी पर्सनालिटी वैसे नहीं। कुछ लोगों को वैसे बिहेव करना पड़ता है, जैसे नहीं हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमें वैसे चुप रहना पड़ रहा है उस सिचुएशन में,
क्योंकि हम लेकिन मेरे पर्सनालिटी ट्रेट में ये नहीं कि मैं चुप रह सकती हूँ, इट्स लाइक दैट। तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ना अंदर से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट होना कि यानी कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होना, हम ऐसे है नहीं और हमें ऐसे करना पड़ रहा है, समझ में आया? ठीक है, तो विजुअलाइज, तो बेसिकली जो फ्रॉइड थे, ओके, विजुअलाइज ह्यूमन माइंड इन टर्म्स ऑफ 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस यानी कि जो फीलिंग्स या एक्शंस विच पीपल आर अवेयर, उनको पता है कि ऐसे करने से ऐसे होगा या ऐसे फीलिंग्स होने से ऐसे। और प्री कॉन्शियस, ये एक मेंटल, प्री कॉन्शियस मतलब तुम्हारी मेंटेलिटी में ये चल रही है, ओके। ये तब होता है जब किसी चीज़ को हम गहराई से और देखते हैं। और अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी द पीपल आर अनअवेयर, और कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग बच्चा है 16 या 17 ईयर्स का, उसको कॉन्शियसनेस ये पता है कि किसी लड़के को देख के, एक गर्ल है, उसको लड़के के देख के फीलिंग्स आ रही है, तो वो उसका कॉन्शियस हुआ है ना, उसको अवेयरनेस है कि मुझे उसको देख के फीलिंग्स आ रही है, पर्टिकुलर ऑपोजिट सेक्स के बच्चे, उसको देख के फीलिंग आ रही है। प्री कॉन्शियस क्या है? जब वो गहराई में उसको क्या लगा कि हाँ इसके पास मैं अगर दोस्ती करूँगी तो मैं खुश रहूँगी, लेकिन जब वो उसको गहराई को समझती, उसको मेंटल एक्टिविटी ये बता रहा है कि वो खुश नहीं रह रही है, जो वो सोच रही थी वैसा हुआ नहीं, तो वो तो प्री कॉन्शियस हुआ। और अनकॉन्शियस होगा कि उसको पता ही नहीं इसका फ्यूचर क्या होने वाला है इसके साथ, तो ये अनकॉन्शियस। या तो इंसान तीनों चीज़ एक साथ सोच ले कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, और कुछ चीज़ें हम अनकॉन्शियसली करते हैं ना, हम कहते हैं हमें पता ही नहीं था और हमने कर दिया, हमें पता ही नहीं था शादियों के इतना मुझे दुख मिलेगा, तो अनकॉन्शियस होगा। या मुझे पता ही नहीं था कि 2 लोग लड़ रहे हैं और मैं लड़ाई में उसको एक थप्पड़ मारने से उसके वो बीमार पड़ जाएगा। एक्चुअली होता है, अनकॉन्शियस भी होता है, कुछ चीज़ें हम अनकॉन्शियसली करते हैं, हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है ना। बच्चे किसी के इन्फ्लुएंस में आके अनकॉन्शियसली कर लेते हैं, उस टाइम पे उनका कॉन्शियस फीलिंग्स ये कहता है कि यार चलो फ्रेंड्स कह रहे हैं पर्टिकुलर लड़के से दोस्ती करो या ड्रग्स लो, तो हमने वो किया। लेकिन प्री कॉन्शियस या मेंटल एक्टिविटी तब हमें पता चले जब एक्चुअली नहीं बच्चे ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, तब उनको पता चलने लगता है कि हाँ यार ये हार्मफुल है। और अनकॉन्शियसली भी हम वो चीज़ों को करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अनकॉन्शियस, अगेन मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं बस रीड कर रही हूँ। इट इज अ रेजर्वोयर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स, है ना। सो ये सिर्फ यहाँ पे जो फ्रॉइड थे उन्होंने मेन फोकस सेक्सुअल ड्राइव्स पे इन्होंने कहा, डिज़ायर्स पे या ग्रेटिफिकेशन जो हमें सेक्स से मिलता है, ओके। फाइंड्स वेट, जैसे ना इंसान को सेक्सुअल ड्राइव्स होती है, यंग एज में भी होती है, लड़कियों को भी, तो लड़कियाँ ज़्यादातर इसको डिप्राइव करती है या उसको सप्रेस करती है। तो फ्रॉइड डेवलप द थेरेपेटिक प्रोसीजर्स कॉल्ड साइको एनालिसिस इसके लिए। तो वो पहले उसका मेन गोल था कि जो ऑप्रेस्ड अनकॉन्शियसनेस फॉर बेटर लिविंग, वो क्या कहते हैं, अगर किसी की अनकॉन्शियस फीलिंग है जो ऑप्रेस्ड है, वो दबा रही है, वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को दबा रही है, तो उसको ऊपर लाओ, किसी भी तरह हिप्नोटिज्म से लाओ या कोई तरीके से लाओ। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड थियरी, प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन सुपर ईगो भी है। तो 3 चीज़ें याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड थियरी, द प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। इसी के बेस पे इंसान की पर्सनैलिटी बनती। ईद क्या है? ईद हम कह सकते हैं प्लेजर, इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, है ना। प्लेजर, सोर्स ऑफ पर्सन्स इंस्टिंक्चुअल एनर्जी, देखते साथ ही मतलब उसको मतलब वो चीज़ मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। प्लेजर मतलब प्लेजर गेन, हम लाइफ में प्लेजर गेन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको हम कह सकते हैं ईद, है ना, ID ईद। इट वर्क्स ऑन प्लेजरेबल पर्सन, जो भी हमें एग्रेसिव, या तो हमें गुस्सा करने से वो प्लेजर मिल रहा है या प्रिमिटिव नीड्स या सेक्सुअल डिज़ायर या एग्रेसिव इम्पल्सिस से हमें वो प्लेजर मिल रहा है, या ग्रेटिफिकेशन या खुशी मिल रही है। सो इट इज़ ईद। और जो ये खुशी हमें देती है उस एनर्जी को हम कहते हैं लिबिडो। क्या कहते हैं? लिबिडो। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन लिख लो, आगे होगा। इट डज नॉट केयर अबाउट मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग ऑफ ड्रग्स, तुम्हें पता है कि ये सोसाइटी के खिलाफ है या मॉरली खिलाफ है, मेरे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, बट वो मुझे प्लेजर दे रहा है ना। देखिए लाइक गेटिंग अट्रैक्टेड टू योर ऑपोजिट सेक्स, तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ के खिलाफ है, बट स्टिल it is giving you the first thing comes is we think about ईद, आप प्लेजर प्रिंसिपल, हमें उससे खुशी मिले तो हम वो कर रहे हैं, चाहे हम छुप के करें चाहे हम ओपनली करें। छुप के वो करेंगे जिसको डर रहता है, छुप के वो नहीं करेंगे जिसको डर नहीं रहता। सो
ऐसे लोग मॉरल वैल्यूज़ या सोसाइटी या इंडिविजुअल दूसरों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और ईगो क्या है? ईद की वजह से ईगो होता है, इट ग्रोज आउट ऑफ ईद, यानी कि हम वो पूरा करने के लिए हम रियलिटी में वो हरकत करने लगते हैं। पहले तो हमें ड्रग्स जैसे नहीं, इट वर्क्स इन द रियलिटी फर्दर, मतलब हम वो ईद को सेटिस्फाई करने के लिए लाइक हम लड़के को देख को खुश हो गए, कोई लड़की ऑपोजिट सेक्स में देख के खुश हो गई और फाइनली उसके लिए वो उसको अप्रोच करेगी, तो अप्रोच करना ईगो पे आया ना, तो हम उसके लिए हम उस तरीके से बिहेव करेंगे, या तो हम उसको नखरे दिखाएंगे तो भी बिहेव रहे पे, अगर लड़का है तो वो लड़की को पठाने के लिए नखरे नहीं, मतलब और आगे हो जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेविंग। नाउ व्हाट इज सुपर ईगो? अब यहाँ पे आता है मॉरल ब्रांच। ईद और ईगो में कोई मॉरलिटी, ईद तो बिल्कुल प्लेजर प्रिंसिपल था, ईगो तो ईद को पूरा करने के लिए हम ईगो को लाते हैं, है ना, हम हमारा ईगो ईद को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम अपना ईगो लाते हैं, है ना। मैं क्यों करूँ? अगर मैं कर लूँगी तो मेरा प्लेजर प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, किसी को सताना ही किसी का ईगो हो जाता है, उसी से उनको प्लेजर मिलता है। व्हाट इज सुपर ईगो? इट इज़ अ मॉरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। यहाँ पे इट टेल्स ईद एन ईगो वेदर द पर्टिकुलर वे आर एथिकल और ड्रग लेना सही नहीं है, ये हम अपने दिमाग को बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। सुपर ईगो होना हर किसी में ज़रूरी है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी हमें अपने ईद भी सेटिस्फाई करना चाहिए, वरना हमारा ईगो हार्म हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बैलेंस में होना चाहिए, बस इतना ही नहीं कि हम बस लोगों के बारे में सोचें, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में सोचें, अपने बारे में भूल जाए, ये भी गलत है। सो कंट्रोल ईद बाय इंटरनलाइजिंग पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू सोशलाइजेशन। तो हम या तो अपने माँ बाप के डर से वो हरकत नहीं करेंगे, या तो हम टीचर्स के डर से, मतलब हम सोशलाइज, हमें पता है सोसाइटी में ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए इसलिए नहीं करेंगे। तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें अपना ईद और ईगो को तो काबू में रखना ही पड़ेगा और सुपर ईगो को ज़्यादा तवज्जो देना ही पड़ेगा। तो फ्रॉइड क्या कह रहा है? फ्रॉइड का अनकॉन्शियस कॉन्सेप्ट कह रहा है 3 कंपीटिंग फोर्सेस हमारे अंदर अनकॉन्शियसली ये सब होते रहता है। हम ये सोचते नहीं कि हमारे अंदर प्लेजर आया है, ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, ये कोई इंसान सोच नहीं रहा है, वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ ईद ईगो एंड सुपर ईगो डिटरमाइन स्टेबिलिटी, और यही इंसान को स्टेबिलिटी देता है। यही हम डे टू डे लाइफ में करते हैं ना, हम इसी प्रिंसिपल पे तो जिंदगी चल रही है, ये सुनो। और इंस्टिंक्टिवल लाइफ फोर्स एनर्जाइजेज, इट्स कॉल्ड लिबिडो। वही तो मैंने कहा, जो हमारा ईद को सेटिस्फाई करने के लिए हम एनर्जी लगाते हैं या एक पर्टिकुलर बिहेवियर करते हैं, एनर्जी लगा, उसी को हम लिबिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेजर प्रिंसिपल को हम अपना फुलफिल करने के लिए लिबिडो को यूज़ करते हैं, और प्लेजर प्रिंसिपल वर्क्स ऑन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, अभी की अभी मुझे खुशी चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब ईगो आ रहा है, क्या करें, कैसे इसको हम बचाएं? तो इसके लिए हमें अपने एंजाइटी से डील करना चाहिए। तो ईगो जो है वो एंजाइटी से डील करता है, डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल बिहेव, कैसे लोग तुम्हारे साथ बिहेव करते हैं उस तरह तुम्हारा ईगो रिएक्ट करता है। तो अवॉइडिंग एंजाइटी एंड डिफेंडिंग ईगो बाय डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं। कैसे? तो डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत सारा वे है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट भी ये चीज़ बच्चों को, चाइल्ड काउंसलर्स वगैरह ये सब समझाते हैं स्कूल में, जो काउंसलर्स होते हैं, कि कैसे हम अपने एंजाइटी को रिड्यूस करें बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। रियलिटी को फेस करना सीखो। कैसे? रिप्रेशन, पहला है रिप्रेशन, यानी कि एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर एज ए रिप्रेस बिकमिंग टोटली अनअवेयर। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ से एंजाइटी होते हैं, उस चीज़ से दूर रहो। सबसे पहले पता करो, रिप्रेशन करो, फिर उससे दूर रहो। प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेड्स टू अदर्स, बताओ कि मेरे ये ट्रेड हैं, मुझे इस चीज़ से गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है, तो लोग भी फिर आपको मतलब वैसे डील करने लगेंगे ना, आपको एंजाइटी की सिचुएशन में लाएंगे नहीं। स्पेशली पेरेंट्स है या आपका स्पाउस है, फ्रेंड्स हैं, आपको फिर एंजाइटी सिचुएशन में नहीं लाएंगे। रैशनलाइजिंग, कि ऐसा बिहेवियर शोज एन ऑस्टेंसिबल बिहेवियर सीम्स टू मेक अनरीजनेबल बिहेवियर रीजनेबल। अब ये लोग, ईगो वाले लोग क्या करते हैं, हमारा अपना अनरीजनेबल बिहेवियर को बिहेवियर रीजनेबल बताने की सोचते हैं या जजमेंट देते हैं। डिनायल, कुछ लोग टोटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी करते हैं, ये गलत है। रिएक्शन फॉर्मेशन, डिफेंड एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर ऑपोजिट टू द फीलिंग। सो पीपल यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म आर अनअवेयर ऑफ इट। एक्चुअली ये सब कर रहे हैं लेकिन दे आर अनअवेयर ऑफ इट। सो आफ्टर दैट टुडे आई एंड द लेक्चर ओवर हियर विथ सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिटिकल थियोरी के साथ मैंने लेक्चर एंड किया है। और सेल्फ और पर्सनालिटी चैप्टर का ये जितना भी मैंने आज पढ़ाया है उसको प्लीज़ आप लोग नोट्स बना लीजिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर मेरा हमारे ट्यूशन का 20 कॉलर ट्यूशन का नीचे दिया गया है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।